Gosh, it's a great content. It may give you adrenaline rush. Watch at your own risk. Hello everyone, my name is छोड़ो अभी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर क्या इम्पोर्टेंट है? हम क्या कर रहे हैं? मेरी नीट यूजी स्टोरी जानने आए हैं. क्यों? दिस इज द रीज़न. This year I scored 575 and I failed. Yeah, it was my fifth attempt. Yeah. Q fifth? Were you a backbencher? Don't you like studying? Were you a bad student? Reason is I was depressed. 2 years, 11th and 12th, without even knowing about it due to many reasons. No friends was main reason and so studies में भी कोई help नहीं मिलती थी. That time मेरे पास एंड्रॉयड भी नहीं था. एक्चुअली स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं था. मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी अपने घर पे, बहुत मनाया था एंड देन काफ़ी टाइम बाद जाके एनी हाउ सब ने अलाउ किया, पर उतना भी नहीं. आ तो गया था फ़ोन पर मुझे ज़्यादा छूने की इजाज़त नहीं थी. बट देन स्लोली जब यूज़ किया भी, सोचा भी कि उससे हेल्प ले लूँ अपनी पढ़ाई के लिए, तो यूट्यूब पे उस टाइम तक उतने अच्छे कंटेंट्स नहीं थे और ना ही कंप्लीट कंटेंट्स थे. मतलब आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा लेकिन पूरा नहीं, और ना ही उतना अच्छे से हर चीज़ के बारे में कोई आज के टाइम जितना उस समय पे बताता था. कॉलेज आई मीन स्कूल या कोचिंग में कहीं भी मेन बुक पर फोकस नहीं किया था किसी ने भी, तो मुझे भी सिलेबस कितना है ये कभी समझ नहीं आया और ना सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता था. एक सुबह से लेकर मीन 3 बज जाते थे स्कूल तक ही रह जाना. देन ऑल ऑफ अ सडन वहाँ से निकलना, घर पे आना, ड्रेस चेंज करना, फिर 4 साढ़े 4 बजे से अगेन कोचिंग क्लासेस के लिए निकल जाना. कोचिंग क्लासेस अगेन एक क्लास 1-1 घंटे की, एंड फिर उसके बाद एक ही जगह पे तो होता नहीं था. 11th-12th में आप जानते ही हैं, आपको एक जगह पे हर सब्जेक्ट की अच्छी कोचिंग मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है. आपको कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 कोचिंग में भागना ही पड़ता है. कहीं पे किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छे होता है, कहीं पे किसी सब्जेक्ट के लिए. तो उस टाइम पे मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था कोचिंग का. एक नॉर्मल कोचिंग चलती थी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ जाते थे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर आते थे, उन्हीं को हम फीस पे करते थे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का. दैट्स इट. दिस इज़ हाउ इट गोज़. उन्होंने ख़राब नहीं पढ़ाया था लेकिन बहुत अच्छे तरीके से भी नहीं पढ़ाया था. वास्ट सिलेबस और उतना टाइम नहीं कोई दिया जितना टीचर्स को एक्चुअली में देना चाहिए था. सो बहुत सारे रीजंस थे. एनी हाउ वो 2 साल पूरे हुए विथ लॉट ऑफ हेट फ्रॉम टीचर्स बट विथ नो हेल्प इन स्कूल. टीचर्स बैड बच्चों से बहुत नफ़रत करते हैं. आई मीन अब सब ने ये सब स्कूल में बहुत झेला होगा, बहुत सारे बच्चों ने इन सब चीज़ों को फेस किया होगा कि जो पढ़ने में बेकार होते हैं उनकी टीचर्स हेल्प करने कभी आए या ना आए, लेकिन उन्हें ताने देने और उनके बारे में बुरा बोलने, क्लास में उनकी हर मिनट इंसल्ट करने एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिनसे बच्चों का कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा लूज़ हो जाता है. मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही ये सब हुआ था. मैंने उतना गंदा बिहेवियर किसी टीचर का कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने साथ, बट मेरे साथ हुआ जस्ट बिकॉज मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत थी टीचर से जो उस टाइम पे नहीं मिली. 10th तक आप एनी हाउ कम्प्लीट कर लेते हो यार. आपको पता होता है कि आपको कौन से बुक से करना है, एक पर्टिकुलर बुक दे दी जाती है, दैट्स ऑल यू हैव टू रीड. बट 11th-12th में उन्होंने ना कोई पर्टिकुलर बुक सही से समझाया, ना ही कुछ बताया कि आपके कोर्स में कितना है कितना नहीं. बस पढ़ाते चले गए, जितना उन्हें सही लगा वो पढ़ाते चले गए. लेकिन बाद में ना समझ आया चीज़ें कि असल में हमें कितना पढ़ना था. आगे बढ़ते हैं. पेरेंट्स ने फिर रिलेटिव से एडवाइस लेकर सिटी में कोचिंग ज्वाइन करवा दिया. मेरे अपने ओन सिटी में मेरी कोचिंग ज्वाइन करवा दी गई और
लेकिन मुझे 11th-12th का कुछ नहीं आता था, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे ये तक नहीं पता था कि कितने चैप्टर्स हैं। कैन यू इमेजिन? अब जिसे चैप्टर ही नहीं पता है उसे टॉपिक्स क्या पता रहेंगे, और जिसे टॉपिक्स नहीं पता उसे टॉपिक के अंदर क्या है क्या पता रहेगा, और उसे फार्मूला क्या पता रहेगा। इवन आप मैं पता नहीं आप ये चीज़ बिलीव करेंगे कि नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया था उस टाइम पे एनसीईआरटी को समझने की, बहुत कोशिश की थी, बट मैं डिप्रेशन में थी। इस चीज़ की जानकारी मुझे थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और इन चीज़ों का आइडिया ना होने की वजह से उसका मुझ पे असर तो हो ही रहा था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। एंड सो मैं कितनी भी पढ़ाई कर लेती थी, कोई असर नहीं पड़ता था उसका। नो मैटर मैं कितना भी वर्क हार्ड कर लूँ, लेकिन आप 10th तक जब एक जॉली टाइप के बच्चे रहते हैं ना, आपको हंसने खेलने का मौका मिलता रहता है, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं, आपको वर्चुअल से रियलिटी ज़्यादा पसंद है, तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो अचानक से जब कनेक्शन हर किसी से टूटता है तो वो कुछ ज़्यादा ही आपको बुरी तरीके से हिट करता है। जिन लोगों ने ये चीज़ सफ़र किया होगा वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, और मुझे लगता है कि कनेक्शन टूटना हर कोई कभी ना कभी फेस किया ही होता है, इधर आफ्टर 12th और 10th और एनी टाइम, ठीक है, कभी भी हो जाता है ये। तो मुझे तो 11th-12th का कुछ भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो मैंने यही सोचा था कि कोई बात नहीं यार, कोचिंग अब ज्वाइन कर ली है, कुछ तो अच्छा होगा मेरे साथ, वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, मैं वहाँ पे पढ़ लूँगी। देन वो स्कूल से बेटर था। यस, वो कोचिंग स्कूल से तो बहुत बेटर था, क्योंकि स्कूल में कहाँ कुछ भी नहीं समझ में आता था, और कोचिंग में कहाँ मुझे थोड़ा बहुत समझ आने लगा था, लेकिन बेस्ट नहीं था। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि वो कोचिंग एक बेस्ट कोचिंग थी जिसने मुझे ओ माय गॉड बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, बहुत अच्छे से मेरी तैयारी करवा दी, नहीं। मैं वहाँ पे भी एवरेज से भी नीचे स्टूडेंट की चल रही थी। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे वहाँ पे गुड स्कोर्स आ रहे थे, बहुत ट्राई किया था, बट ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत टाइम मिलने लगा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत से बच्चों ने इस चीज़ को फेस किया होगा कि स्कूल में इतना टाइम देने के बाद अचानक से जब आपको इतनी लंबी छुट्टी मिलती है, हाँ, कि आपको सिर्फ 7 से 1 बजे तक जाना है, यानी 7 o'clock पे आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है और 1 o'clock पे क्लासेस एंड हो जानी है, 2 बजे तक आप घर पे हो। अब आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल फ्री। आपको न किसी और कोचिंग में जाना है, न कहीं और भागा दौड़ी करनी है, ऑल यू हैव टू डू इज़ बी एट योर होम। अब आपके ऊपर है कि आप अपने टाइमिंग को कैसे मैनेज करते हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इतना धीमा पढ़ा रहे थे कि उतनी उतनी पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो जाया करती थी, तो मेरे पास बहुत टाइम बचने लगा था। मैंने अपने यूँ कहूँ कि 12th के बाद कभी ऐसा टाइम देखा था कि हाँ भाई, बहुत सुकून है, बहुत शांति है बहुत टाइम है मेरे पास। तो मुझे लगा, मेरी वैसे भी बहुत मन था मेरा, मैं टीचिंग करना पसंद करती हूँ, बट एज अ प्रोफेशन उसे नहीं चाहती थी, मेरा डॉक्टरी ही रहा था बचपन से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ाऊँगी ताकि साइड अर्निंग भी होती रहे और मुझे भी कुछ चीज़ों का रिवीजन होता रहे, याद होती रहे चीज़ें। तो मैं चाहती थी कि मेरे अंदर नॉलेज की कमी ना रहे, क्या पता कुछ ऐसा ही निकल आए 11th-12th में, क्योंकि अभी तो भाई मैंने 11th-12th को उतने अच्छे तरीके से निचोड़ा तो था नहीं कि मुझे कुछ आइडिया हो। तो मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, 9th-10th की बुक एक बार रिवाइज़ हो जाएंगी तो हेल्प मिलता रहेगा मुझे 11th-12th में भी, क्योंकि ज़रूर से टॉपिक्स जो हैं वो मेरे पापा ने यही बताया था कि हमेशा हम लोगों को चीज़ें नेक्स्ट क्लास में उसी को वास्ट करके पढ़ाया जाता है, तो उसी वही चीज़ मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा चीज़ें रिवाइज़ होनी चाहिए। ठीक है, कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, साइड अर्निंग भी होने लगी, सब बढ़िया था। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, स्टार्टिंग वॉज गुड, बट काश मैं समझी होती कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उतना भी ईजी नहीं है जितना मैं 10th क्लास तक आराम से पढ़ाई करके की थी। मेरे 10th में 9.5 CGPA आए थे, विच वॉज अराउंड 90%। और ठीक है, मैं शायद 10 CGPA नहीं ला पाई, बट 9.5 वॉज ऑल्सो गुड। माई पेरेंट्स वर हैप्पी, एवरी वन वॉज हैप्पी अबाउट इट विथ माई 10th ग्रेड्स, ओके। तो मैं भी बहुत खुश थी कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। तो हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में तो चीज़ें क्योंकि स्लो चल रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, लेकिन बाद में जब कोचिंग ने स्पीड अप की
और मुझे कोचिंग क्लासेस में जो फ्रेंड्स मिले थे उन्होंने भी कुछ ज़्यादा मुझे बताया नहीं था। एक्चुअली मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं था, मुझे लगा क्या ही होगा ज़्यादा ज़्यादा, वो लोग पढ़ाएंगे, मुझे पढ़ना है, जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ना है बस। तो मुझे लगा यार जब इतना आराम से ये लोग स्टार्टिंग में कर रहे तो ऑफ कोर्स शायद चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। कुछ ऐसे ही भ्रम में मैं जीती रही और फिर अचानक से स्पीड इतनी तेज़ पकड़ ली कोचिंग वालों ने कि मैं फ़ेल ही हो गई। मैं लिटरली फ़ेल हो गई उनके इस स्पीड के आगे। मैं नहीं उनको कर पाई, मैं उनके साथ नहीं चल पाई। तो फाइनली क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई वहाँ पे भी बर्बाद होने लगी। ठीक है। फाइनली वो कोविड ईयर था जिसमें फ़र्स्ट टाइम लॉन्ग छुट्टी मिली थी। आप समझ सकते हैं लंबी छुट्टियाँ। हाँ भाई हाँ, लंबी छुट्टियाँ मतलब हर दिन सोना, मतलब ठीक है आपको सुबह जल्दी उठने की भागा दौड़ी की नहीं है, ठीक है, और घर पे आप आराम से अपने पेरेंट्स के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, अच्छा खाना अच्छा पीना, टाइम टू टाइम एवरीथिंग। तो क्या हुआ था कि इतनी लॉन्ग छुट्टी मिली एंड आसपास सब लोग क्या कर रहे थे कि एक दूसरे का मूड अच्छा करने के लिए बातचीत करना, आपस में घुलना मिलना, एक दूसरे के घर पे आना जाना, मतलब खाना पीना, बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। मतलब पहली बार लगा था कि हाँ है मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास एंड मैं भी कुछ सोशल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, मैं कभी उतनी सोशल रही नहीं हूँ, मैं काफ़ी अपनी पढ़ाई में ही हमेशा रहना पसंद की हूँ, मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ कभी उतना भाया नहीं। तो क्या हुआ कि बहुत कुछ मज़ा आ रहा था, ठीक है, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी और मैं भी एंजॉय करने लगी। लेकिन कोचिंग में कुछ अच्छे दोस्त लास्ट आते आते, हाँ, तो कोचिंग ये कोविड ईयर आने से पहले तक मेरी काफ़ी अच्छी लाइफ चलने लगी थी, अच्छे अच्छे दोस्त मिल गए थे, तो उन लोगों ने काफ़ी मेरी हेल्प की। तो उनके साथ मैं पढ़ने लगी, तो बायो मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया उनके साथ। मैं रोज़ एनसीईआरटी को एक चैप्टर एनसीईआरटी का हम लोग उठाते थे और उसको दिल लगा कर याद करते थे। तो मैं उसको इतना अच्छे से याद कर ली थी, मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था मैंने अपना बायो, एनसीईआरटी से इतनी अच्छी लर्निंग कर ली थी कि आज भी अगर मुझे अपना बायो कंप्लीट करना होता है ना तो मुझे 2 महीने से भी कम टाइम लगता है। 11th-12th दोनों मिला के 2 महीने से भी कम टाइम लगता है, ठीक है, अब सोच लो। ठीक है। फिर सेकेंड ड्रॉप में मैंने पीडब्ल्यू बैच ज्वाइन किया, जिससे मैंने अपनी फ़िज़िक्स अच्छी की, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी इतना कर लिया था कि चैप्टर्स कितने हैं, उसमें क्या है, इतना ध्यान हो गया था। और काफ़ी फार्मूला भी विथ बायो लेक्चर्स, तो बहुत सारे फार्मूलाज भी मुझे अच्छे से प्रिपेयर हो गए थे। लेकिन साथ में मैंने बायो लेक्चर्स कंटिन्यू किया था, मैंने बायो लेक्चर्स नहीं छोड़ा इवन दो मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि बायो में सिर्फ रट्टा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज बायो के टीचर्स जो हैं नहीं होते और उनकी शायद कभी किसी को नीड भी नहीं पड़ती। आप कुछ भी कभी भी पढ़िए, लेकिन उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर से चाहिए होती है, चाहे वो हिस्ट्री सिविक्स का ही सब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने यही समझा कि कोई भी सब्जेक्ट हुआ उसको सिर्फ रट्टा करने से उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे जब तक उसमें समझ नहीं होगी। तो अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत थी। उस टाइम पे पहला बैच आया था नीट की प्रिपरेशन के लिए पीडब्ल्यू पे, और केमिस्ट्री का उतना अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि बार बार टीचर्स भी चेंज हो रहे थे और ठीक है थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रहा था, तो केमिस्ट्री मेरा थोड़ा डाउन ही रहा उस ईयर, ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं हो पाया। थर्ड ईयर ड्रॉप में फाइनली मेरे घर वालों ने मुझे परमिशन दे दिया एलन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एंड मैंने वहाँ पे हर दिन काम किया, वर्क ईच डे बिना घर आए विथ कंप्लीटिंग ऑल मॉड्यूल्स। जितने भी मॉड्यूल्स वो लोग देते थे वहाँ पे क्या होता था कि क्लासेस में वो लोग होमवर्क दे दिया करते थे कि इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करके आना है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता था, पूछते थे कि यहाँ से यहाँ किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो हम लोग फिर हैंड रेज करते थे एंड सो इस तरीके से होमवर्क कंप्लीट भी होता था, होमवर्क का डिस्कशन भी हो जाता था एंड काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा था। तो वो लोग वहाँ पे क्या था ना कि ये पहले 1 वीक में टीचर्स ने बोल दिया था कि पहले 1 वीक में थोड़ा हम धीमे चलेंगे, तो हम लोगों ने भी कहा कि अच्छा ही है, ठीक है। और शायद दिवाली की छुट्टी रिसेंट में बहुत ही नज़दीक थी, शायद एक ही हफ्ते के क्लास के बाद ही दिवाली की छुट्टी 1 वीक की हुई थी,
तो टीचर्स ने यही कहा था कि हम थोड़ा हल्का पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप लोगों को छुट्टियों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इतने से इतना पढ़ाई कर लेना है, ये चीज़ें तैयार कर लेनी है। हमने कहा ठीक है, हम कर लेंगे। और ये फिर ये हुआ कि कोई घर जाएगा कि नहीं, तो मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो हाँ, तो फिर ये मॉड्यूल्स वगैरह प्रिपेयर हुए और वहाँ पे होमवर्क डिस्कशन होता था। फिर बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ पे मेरे आने लगे, ठीक है, सभी टेस्ट में। और मैं अपने घर पे बताती थी तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे, और मैं भी बहुत खुश थी कि चलो यार कुछ तो अच्छा हो रहा है अब। मतलब समझिए फेलियर से टॉपर बनने का सपना पूरा हो रहा था, ऐसा मुझे फील हो रहा था। क्लास में भी मेरी काफ़ी अच्छी इमेज बन गई थी वहाँ पे, और अच्छे मार्क्स आने की वजह से अच्छे अच्छे दोस्त मिल रहे थे, टीचर्स का भी अच्छा कंसंट्रेशन मुझ पे बन रहा था, तो काफ़ी कुछ अच्छा था। बट जब एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 20 डेज़ बचे थे, एग्ज़ाम से 20 दिन लगभग बचे थे, मुझे पापा घर ले जाने आ गए थे। एंड घर आकर मैं लेज़ी हो गई थी, उतना हार्ड वर्क मैं कर नहीं पाई। आफ्टर ऑल ये सोचिए ना, मैं पूरे होल 1 ईयर के बाद घर आई थी। मैं चाहती थी कि ना कि एग्ज़ाम में जब 1-2 दिन बचा रहे मैं तभी घर जाऊँ, हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो जल्दी जल्दी में टिकट वगैरह जो है, टिकट उसी टाइम का मिल रहा था, उससे लेट में टिकट वगैरह नहीं मिल रही थी, तो मुझे फिर घर जाना ही पड़ा। तो घर आने के बाद मुझे लेज़ी फील होने लगा। अब 1 साल बाद घर आई थी तो कहाँ मन लगता है यार पढ़ाई में, सबसे मिलना जुलना, मम्मी के पास रहना, मम्मी के हाथ का खाना खाना, बहन से बातें करना, पापा के साथ मस्ती करना, मतलब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे। लेकिन क्या था कि वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी चल रहे थे, ऑनलाइन ही मतलब हो जा रहा था, लेकिन मैं जो है वो थोड़ा सा टेस्ट को भी सीरियस मैंने नहीं लिया उस टाइम पे। फिर घर आने के बाद तो मैंने पढ़ाई समझो एकदम ही मेरी स्टॉप हो गई थी, लिटरली बंद हो गया था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, घर आने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ा। एंड 20 डेज़ इनफ होते हैं, 20 डेज़ को आप 1 मंथ मान के चलिए, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है ना, तो आप जिस स्पीड से पढ़ रहे होते हैं तो वो 20 डेज़ इज़ लाइक अ 1 मंथ, लिटरली मैं सच बता रही हूँ। तो ऐसे ही हुआ था। और मैं पहले कभी भी घर से इतना दूर कभी कहीं नहीं गई थी, इतना दूर मतलब बहुत दूर, समझिए 1.5 दिन का तो रास्ता ही है वो, वहाँ कोटा तक जाना यहाँ से। और पूरे 1 साल तक घर ना आना, इतने लंबे टाइम तक मैं कभी घर वालों से दूर नहीं रही थी, तो वो काफ़ी सैड मोमेंट था मेरे लिए। बहुत बार मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था, कि सबका एब्सेंस बहुत ज़्यादा फील होता था। और मेरे दोस्त वगैरह वहाँ पे हॉस्टल में उतने अच्छे बन नहीं पाए थे, एक्चुअली कोई भी नहीं था वहाँ पे जिनसे मैं अच्छी बातें कर सकूँ। कुछ लड़कियाँ बुली भी करती थी तो और भी ज़्यादा बुरा लगता था। बट फाइनली मुझे यही था कि मुझे पढ़ के घर जाना है यार, बहुत हो गया, मुझे घर जाना है, पढ़ाई करनी है, घर जाना है, बस इतना ही दिमाग में था। तो कैसे तैसे मैंने एडजस्ट करा। एलन जाकर फाइनली फिज़िक्स केमिस्ट्री मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था, पर उसे स्ट्रॉन्ग करने में मैंने सारा हार्ड वर्क किया था, बेटर कंटेंट मिलने के साथ। वहाँ पे अच्छा कंटेंट मिला, सब कुछ मिला, एक एटमॉस्फेयर मिला पढ़ाई करने का, बट लिटरली वो हार्ड वर्क मेरा था, सीरियसली वो हार्ड वर्क मेरा था। क्योंकि उतनी सुबह उठना, रात तक लगातार पढ़ना, एक भी मिनट मोबाइल में वेस्ट ना करना, खाना जल्दी जल्दी खाना खाना, बहुत कुछ था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने की जो डेली करना पड़ता था। ऐसा भी नहीं था कि वो 1 दिन का है, मैं डेली करती थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना था, साथ ही मुझे अपने नोट्स रिवाइज़ करने थे एंड लर्न भी करने थे। और मैंने बायो की रीडिंग नहीं छोड़ी थी, मैंने बायो की रीडिंग कंटिन्यू की थी, ताकि कभी ऐसा ना हो कि मुझे कोई चीज़ भूल जाए। हाँ, मैं बहुत फास्ट रीडिंग में भी कंप्लीट कर लेती थी, पर मैंने रीडिंग करना छोड़ा नहीं था। मैं मॉर्निंग में 1 आवर ज़रूर से उसको रीड कर लिया करती थी, चाहे जितना भी रीड कर लूँ, 1 पेज 2 पेज जो भी हो जाए, मैं 1 घंटे में जितना हो सकता था कर लेती थी। और वो मैं कैसे करती थी, मैं अपने वहाँ के रूटीन पे आपको फिर कभी बताऊँगी, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको जानना होगा मैंने वहाँ पे कैसे अपने रूटीन को किया था। एनीवेज़ उसके बाद लेकिन ड्रॉप फिर लेना पड़ा, क्योंकि मेरी स्पीड नहीं बन पाई थी। चीज़ें याद होना एक अलग बात है, और स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात होती है, जिससे आते हुए भी पेपर छूट गया। आप जानते हैं कि सेंटर पे जाने के बाद इंसान की क्या हालत होती है।
तो एक अपने वाले माहौल में टेस्ट देना और एक दूसरे माहौल में जाकर, वो भी एग्ज़ाम डे वाला, ठीक है आपको पता है अंदर से कि वो आपका फाइनल है। हाँ, तो ये एक अलग फीलिंग बन जाती है। सारे एस्पायरेंट्स इस चीज़ को आई थिंक समझ रहे होंगे। तो मेरी स्पीड नहीं बन पाई थी, तो मैं पेपर आते हुए भी मेरा छूट गया था। बहुत बुरा लगा था, बट ठीक था। अब मुझे पता था 20 दिन का गैप बना है तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा, जो कि हुआ भी। 4th ड्रॉप में घर से पढ़ाई करने का फ़ैसला लिया, जो बहुत गलत था, और इस ड्रॉप में मैं डिसअपॉइंटेड भी थी, क्योंकि खुद से सारा डिसअपॉइंटमेंट था सच में, और किसी की इसमें गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, क्योंकि इतना ड्रॉप कोई नहीं सोचा होता है यार, किसी को नहीं अच्छा लगता है। मेरा पता है, मैं जब अपनी सिटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई थी तो मेरा बस एक ही था कि अब मैं तो इसी ईयर में पार कर जाऊँगी। स्टार्टिंग में इतना ईजी चल रहा था, मुझे लगा मेरा तो इसी ईयर में हो जाएगा, मेरा टेंशन नहीं है मैं वहाँ के एक टीचर बोलते थे पंचवर्षीय योजना, सुन के बहुत ख़राब लग रहा था, पर आज सच होता हुआ दिखा है तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है अब। एनीवेज, मैं खुद से डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि इतना ड्रॉप तो ना कभी सोचा था ना चाहा था, ठीक है। और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी, क्योंकि अब सब कुछ याद था, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर गया था 4th ईयर ड्रॉप में। और मैंने यही सोच के यहाँ घर पे रुकने का फ़ैसला किया था कि जो भी मेरे पास नोट्स वगैरह हैं, मॉड्यूल्स है, उन्हीं को दोबारा रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है, दैट्स इट। इतना ही करूँगी और इतना ही करके मैं एग्ज़ाम में चली जाऊँगी। लेकिन पढ़ाई को वैसा टाइम नहीं दे पाई जैसा हॉस्टल में दिया था। हॉस्टल में और घर में बहुत अंतर होता है। हॉस्टल में आप होते हो, घर में सिर्फ आप नहीं होते हो। तो घूमना, शादी, ये सब में आना जाना में बहुत टाइम मैंने इधर उधर दे दिया था, और पढ़ाई में फिर बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया इन सब की वजह से। और फिर क्या हुआ कि पेपर के दिन मुझे पेपर ही लेट से मिला उस सेंटर पे। आई थिंक शायद वो नया सेंटर था, अब तो बहुत सारे नए नए सेंटर ऐड होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे पेपर ही मुझे काफ़ी लेट से मिला फिर 4th ईयर ड्रॉप में। ऐसा नहीं था कि मुझे तैयार नहीं था, पर पेपर लेट मिलने से वजह से आई मीन काफ़ी लेट मिला था, मैं सच बता रही हूँ, काफ़ी लेट मिला था। एंड उस लेट में फिर यही हुआ था कि मैं बहुत एंग्शियस हो गई थी, मुझे एंग्जाइटी हो गया था कि अरे यार इतना लेट से पेपर मिला, अब मैं क्या करूँगी। तो उस चक्कर में मेरे पसीने वगैरह छूटने लगे थे, काफ़ी हाथ पैर भी काँप रहे थे, काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी मेरी कि इतना लेट पेपर मैं कैसे कंप्लीट करूँ, कैसे कंप्लीट करूँगी। क्योंकि मेरा तो जो था वो 3 hour 20 minutes का था, मेरा जो मतलब गोल था कि इतने टाइम में कर लेना है। तो मुझे लगा था कि आराम से 600 क्रॉस जाएगा। उस टाइम पे तो 600 क्रॉस होने पे तुरंत ही कॉलेज मिल जाता था। मैंने कहा यार कुछ नहीं तो 630 तो ले ही के आऊँगी, लेकिन फिर से गड़बड़ हो गई, नहीं हुआ। तो 5th ड्रॉप फिर लिया। ये तो मेरे घर वाले हैं जो मुझे इतना सह लेते हैं, सच में मेरे घर वालों का कोई जवाब नहीं। एक मुझे ऐसी सोसाइटी में एक लड़की को इतना अच्छा, इतना सारा अपॉर्चुनिटी देना, मतलब आप समझ रहे, इतने साल वो एक प्राउड मोमेंट की वेट में लगे रहे हैं। बस मैं उन्हें जो मोमेंट देना चाहती हूँ, आई होप इस बार हो जाए। वेल, in my 5th drop I was dull and underconfident. My only aim was to crack this exam at any cost, but my parents were worried about me, and so मुझे DDU में BSc बायो का एग्ज़ाम दिलाया, एंड मैंने टॉप किया वहाँ with very good marks. Everyone appreciated me there, and my father was proud of me because everyone was helping me to get admission process complete बिना पापा को परेशान किए। एंड उन्हें मुझ पर तब और ज़्यादा ट्रस्ट हुआ। जब आप अपने पेरेंट्स, वहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पे बाकी बच्चों के पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, यहाँ दौड़ना वहाँ दौड़ना, और कोई कह रहा है वहाँ जाइए, कोई कह रहा है वहाँ जाइए। हाँ, तो वो चक्कर ही काटते रह जा रहे हैं, कभी डीन से डांट पड़ रही है, कभी किसी से डांट पड़ रही है। बट इन माई केस वहाँ क्या था, हम जैसे ही गए, मैंने अपना नाम बताया, मुझे अपना रिज़ल्ट भी नहीं पता था। कैन यू इमेजिन, मुझे अपना रिज़ल्ट भी नहीं पता था। मैं अपने मोबाइल पे जब चेक करती थी, मेरा रिज़ल्ट ही आउट नहीं हुआ था।
तो मैं पापा को बताई कि मेरा रिज़ल्ट ही नहीं दिखा रहा, रिज़ल्ट ही नहीं दिखा रहा। तो पापा ने कहा चलो आज चलते हैं, और मैंने कहा ठीक है चलिए। काफ़ी दिन बाद हम गए, एंड वो लिटरली लास्ट डे था काउंसलिंग का। सोच लीजिए वो लास्ट डे था, अगर उस दिन नहीं गए होते ना तो मेरी एडमिशन कम्प्लीटली रद्द हो जाती, मेरा एडमिशन ही नहीं होता वहाँ पे। तो वहाँ ले गए मुझे पापा, और हमने देखा कि अरे यार ये तो आज लास्ट डेट है। तो फिर ये हुआ कि हम वहाँ पे एक टीचर से बहुत प्यार से पूछे, तो उन्होंने कहा कि आपका रिज़ल्ट दिखाइए। तो हमने कहा हमें तो अपना रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने फिर दूसरी जगह भेजा और कहा कि वहाँ जाके, तो फिर पापा हमें ले गए वहाँ पे। हमने अपना रिज़ल्ट निकलवाया। हमने पहले तो बहुत डांटे वहाँ के लोग कि कितनी इररिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारा रिज़ल्ट तुम्हें कैसे नहीं पता, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो बात सही कह रहे थे, पर मेरे फ़ोन पे नहीं दिखा रहा था, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो काफ़ी दिन से चेक कर रही थी। तो फाइनली मेरा रिज़ल्ट उन्होंने निकाला, एंड वो तो शॉक रह गए मेरा रिज़ल्ट देख के। और मुझे कुछ आइडिया नहीं है भाई क्या हो रहा है। वो कह रहे कितना अच्छा रिज़ल्ट है तुम्हारा, कितना अच्छा परफॉर्म की हो, तुम तो टॉप की हो, ये वो मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। मैं पहले तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अच्छा ठीक है। मुझे लगा था कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊँ और पापा से अलग से 10 बात सुनने को मिले। एक तो इतने ड्रॉप ले लिए, ऊपर से कुछ आ भी नहीं रहा है। बट फिर ये हुआ कि नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 4th ईयर ड्रॉप में भी पापा मुझे ले गए थे स्टेपिंग स्टोन ही था शायद, इंटर कॉलेज, हाँ शायद स्टेपिंग स्टोन ही था। तो वहाँ पे ले गए थे, वहाँ पे भी मुझसे ऐसे एग्ज़ाम दिलवाया था, वहाँ पे भी मेरा फर्स्ट रैंक आया था। और वहाँ के टीचर्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था एक्चुअली पापा के सामने। पापा के सामने ये मेन थिंग था, पापा के सामने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो पापा के पास आके उन्हें सारा रिज़ल्ट वगैरह बताती थी वो लोग। तो पापा को पता चला, तो उस टाइम में भी उनको काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैं एडमिशन नहीं चाहती थी उस टाइम पे, बट फिर जॉब में लेना ही पड़ा यार। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को कितना परेशान करें, कितना ज़्यादा। तो ऐसे ही कुछ हुआ था, तो कुछ ऐसी कंडीशन आई, फिर वो लोग दौड़ भाग रहे थे ना कि, और हम मेरे साथ साथ चल रहे थे, यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना, सारे प्रोसेस फटाफट कंप्लीट हुए। वहाँ के डीन भी काफ़ी खुश थे मेरे रैंक से, और मुझसे मिलते ही समझ गई कि मैं जो है नीट वगैरह के चक्कर में फंसी हुई हूँ। बट उन्होंने मेरा अटैम्प्ट वगैरह नहीं पूछा। तो बस यही हुआ कि वेरी गुड, करते रहो, और अच्छा आए तो हमें भी बताना आके। तो फिर उसके बाद ये हुआ, एडमिशन वगैरह मिला मुझे फाइनली, और ठीक है मेरा एडमिशन हो गया। और मैं 2-3 बार क्लास वगैरह भी करने गई, प्रैक्टिकल्स करना चाहा मैंने। तो यही सब हो रहा था। फिर उसके बाद आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड दिस ईयर। सच में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी। एग्ज़ाम के लास्ट डे तक मैंने प्रिपेयर किया था, लास्ट डे तक मैंने प्रिपेयर किया था। आई एम सेइंग इट वंस अगेन, एग्ज़ाम की लास्ट डे तक मैंने अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए होल डे पढ़ाई करके कंप्लीट किया था, रिवाइज़ किया था, सब कुछ किया था विथ माई कंप्लीट सिलेबस एंड स्पीड। यस, बहुत सारे टेस्ट दिए, बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट दिए, अच्छे स्कोर भी कर रही थी। एलन की टेस्ट सीरीज़ भी मैंने ज्वाइन करी थी, बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे। बट एक नया ट्विस्ट आ गया एग्ज़ाम में। मेरा सेंटर अबाउट 30 किलोमीटर अवे था। वो तो किसी तरीके से एडजस्ट हो गया कि हाँ ठीक है, कार से वगैरह से चले जाएंगे तो उतना नहीं प्रॉब्लम आएगा। बट उससे बड़ी दिक्कत आई थी कि मुझे पीरियड्स आ गए थे। हाँ, मुझे पीरियड्स आ गए थे। मे बी ये नॉर्मल लगे बहुत लोगों को, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है इसमें, और इतना ज़्यादा कि मेरे सर में लगातार दर्द रहती है। मेरे बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं होती है, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो, पर इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही मेरे अंदर से एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है। तो मैं चाहती तो नहीं थी कि मेरे एग्ज़ाम के दिन आए, बट आ गया। एंड सबसे बड़ी गलती हुई यार, पेन किलर के 2 पिल्स ले लिए थे मैंने एक पिल खाया था, फिर सेंटर पे जाते ही एक और पिल तुरंत खा लिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक पिल से नहीं कंट्रोल हो रहा था उस दिन, पता नहीं क्यों हद से ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, और मुझे एक और पिल लेना पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पिल अंदर ले जाने देते नहीं। हाँ,
सबने कहा था कि अंदर ले जाना पिल, लेकिन मुझे पता था वो चेक करेंगे और फिर तुरंत फेंकवा देंगे, पानी भी नहीं देंगे कि मैं घोट सकूं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बाहर से ही घोट के चली जाऊंगी। एंड यहाँ से आता है सबसे बड़ा दर्दनाक किस्सा। मुझे लगा था कि पेन नहीं होगा काफ़ी लंबे टाइम तक, इसलिए मैंने तो 2 पिल ले लिए थे कि आराम से काफ़ी देर तक जो है मैं पिल के इन्फ्लुएंस में रहूँगी, तो मुझे पेन फील नहीं होगा, मैं आराम से पेपर दे पाऊँगी। लेकिन उसके बाद उस पिल से मैं बेहोशी में जाने लगी, मेरे हाथ पैर माइंड सब सुन्न हो गया था और मुझे पता चल रहा था, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई एंड मेरा पेपर ख़राब हो गया। हाँ, सही का गलत टिक करके आ गई, मुझे पता है इसका क्या आंसर होगा और मैं पता नहीं कितनी बेहोश थी, मुझसे गलत ऑप्शन ही टिक हो गया। लिटरली इतनी मिस्टेक्स हुई मुझसे जो मैंने कभी किसी टेस्ट सीरीज़ में कभी भी नहीं किया था, ऐसी ऐसी गलतियाँ मैंने की। और आता हुआ क्वेश्चन भी उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि टेस्ट सीरीज़ में ऐसे 2-3 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे उस तरह के, या कहूँ मैं उस टाइप के क्वेश्चन आए थे। इवन दो वो क्वेश्चंस मैंने टेस्ट सीरीज़ में सही किए थे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे इतनी बेहोश थी मैं कि मेरे से वो सारे क्वेश्चंस गलत होते चले गए। मैं क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं समझ पाई कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप ये इमेजिन कर सकते, इस लेवल तक मुझे जो है मेरी हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। और फिर मेरे को घर लाया गया। रास्ते में तो सबसे बात करते वक्त यही पता चल रहा था कि ठीक है, मैंने काउंट करा कि ठीक है इतने क्वेश्चंस नहीं कर पाई मैं, कोई बात नहीं, इतने नहीं कर पाई, इतने किए तो फिर ये हुआ कि हाँ इतने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इट वाज अराउंड 660 मार्क्स, मेरे 660 मार्क्स एक्चुअली में आ रहे थे। तो सब लोग बोलने भी लगे कि यार क्यों छोड़ दिया, कर लिया होता। अब मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल शांत थी, क्योंकि अभी भी मेरे ऊपर दवा का असर था, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी और मैं एकदम, मेरा मुंह बंद था, आँख अलग मेरी बंद हो रही थी, मैं हालत में नहीं थी। बस मुझे ये था कि अभी मुझे घर पहुंचा दो किसी तरह। फिर उसका असर उतरा, पिल का असर उतरा। 1 घंटे बाद, घर पहुंचने के 1 घंटे बाद दवा का असर उतर गया। और मैं सच बताऊं, मेरे साथ इतना गंदा हो रहा था उस समय पे कि मैं पेपर के बीच में ही सो जा रही थी। सच में मैं वहाँ सो जा रही थी और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं सो भी जा रही हूँ। किसी तरीके से फिर अपना हेड शेक करके किसी तरीके से उठ रही थी और बार बार अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही थी। बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे ये सब में, और पेपर किसी तरह से किया। रोई भी उस टाइम पे कि क्या पता यार, हो सकता है किसी वजह से हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अब मुझे किसी तरीके से अपने आप को जगाना है। मैं रो भी रही, मैं अपने मन में ये भी सोच रही कि यार मेरा पेपर ख़राब हो रहा है, उठो। बट मतलब वो 3 घंटे 20 मिनट पेपर लेट मिला था। इस बार भी पेपर लेट मिला था, मैं डिनाई नहीं करूँगी इस बात से, मुझे पेपर फिर लेट मिला था। मतलब पता नहीं क्या है इन सेंटर वालों को, कैसे नहीं इन लोग को पता चलती है कि कब पेपर बांटना चाहिए। लिटरली यार, मेरे फर्स्ट ड्रॉप में जब मैं पेपर देने गई थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत टाइम से पेपर, यानी 1:30 बजे से पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था उन लोगों ने। जब 2 बजने में 15 मिनट्स कम थे, पेपर उन लोगों ने खुलवाया था। मतलब वो जो जिस पैक में वो आता है वो पैक पड़वाया था हमसे, उसमें से OMR निकलवाई थी और OMR को ध्यान से फिल करने को कहा था, और पेपर नहीं खोलना था, किसी ने पेपर ओपन नहीं किया था, सिर्फ OMR अंदर से निकाली थी और OMR को फिल करना स्टार्ट किया था। और बहुत आराम से उन लोगों ने समझाया, इसको ऐसे कीजिएगा, इसको ऐसे कीजिएगा, जस्ट लाइक बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमसे फिल करवाया गया था उसी तरीके से, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे भी कुछ ऐसे ही OMR टाइप की फिलिंग होती थी, शायद अब करवाया जाता है कि नहीं, आई डोंट नो, पर हमसे उस टाइम पे भी करवाया गया था। तो बिल्कुल बच्चों की तरह हमें समझाया गया, ऑफ कोर्स वी वर बच्चे, तो हमें बच्चों की तरह समझा के हमसे फिल करवाया गया था ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और आराम से 2 बजे से हमें पेपर रीडिंग का टाइम मिला, पेपर करने का टाइम मिला, और फुल उस टाइम पे तो 3 ही घंटे मिलते थे, 180 क्वेश्चन हुआ करते थे, तो हमें कंप्लीट वो 3 घंटे दिए गए पेपर करने के लिए। तो
मैं सभी सेंटर से यही पूछना चाहती हूँ कि हमें पेपर करने के लिए वो 3 घंटे 20 मिनट मिलते हैं, ना कि OMR फिलिंग, पेपर ओपनिंग, सब चीज़ के लिए। और उसी में टीचर्स ये भी चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ध्यान दें, वरना वो आप पे ही भड़क उठेंगे। तो ये इन्विजिलेटर्स को समझना चाहिए, बट नहीं समझते हैं, तो बहुत सारी ट्रेजेडी हो रही थी। और वहीं मेरे सर पे खड़े होके 2 टीचर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, और वो भी काफ़ी ऐसी आवाज़ में कि मेरे कानों तक वो बहुत ही अच्छे से पहुँचे, वह इतने अच्छे से कि मैं अपने क्वेश्चंस रीड ना कर पाऊँ। तो कुछ ऐसी ही कहानी है मेरी। फिर वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे डार्क दिन था। उस दिन को मैं अभी भी जब सोचती हूँ तो मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। मैं ये जो आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ ना, इस कंटेंट को बनाते वक्त भी मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। एक ट्रॉमा जैसा लग गया है मुझे इस बार के एग्ज़ाम से, लिटरली। इतना गंदा ट्रॉमा मुझे किसी साल नहीं लगा था जितना गंदा इस साल लगा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं वो क्वेश्चन पेपर, अभी तक मैं उस क्वेश्चन पेपर को हाथ नहीं लगा पाई हूँ। इतना बुरा हादसा बन गया है वो दिन मेरे लिए, इतना बुरा। मैंने वो क्वेश्चन पेपर मैच ही नहीं किया था। मैंने कहा रिज़ल्ट जो आएगा अब देखा जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैच करते वक्त जब इतना क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे थे, मैं हार गई थी। घर आकर जब दवा के असर से फ्री हुई और पेपर मैच किया तो इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैं अपना दर्द अपने अंदर दबा नहीं पाई, और बहुत फूट के रोई, बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग एंड शाउटिंग। मैं चीख कर रो रही थी उस दिन। मैं इतनी गंदी तरह से कभी भी नहीं रोई थी, कभी भी नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मेरी इतनी गंदी दशा कभी नहीं देखी थी, और मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने अपने आप को कभी इतना वीक दिखा पाऊँगी। मेरी सारी तपस्या, सारी मेहनत बेकार हो गई। उस 3 घंटे में मेरा सब कुछ उजड़ गया। मैं खुद को ख़त्म कर लेना चाहती थी। मुझ में कंट्रोल और सब्र दोनों ख़त्म हो गया। मैं और ज़्यादा इस दर्द को बेयर नहीं करना चाहती थी। नहीं करना चाहती थी, नहीं हो रहा था मुझसे। लेकिन उस दिन मुझे मेरे पेरेंट्स का प्यार समझ आया, पहले से ज़्यादा। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस चीज़ के लिए इतना रो रही हूँ उससे कई बड़ी चीज़ मेरे पास है। तब लगा कि मैं कितनी गलत हूँ जो एक एग्ज़ाम से हार मान गई, जबकि मेरी सबसे बड़ी जीत मेरे पेरेंट्स हैं। यस, उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया, मुझे छोड़ा नहीं। मेरी मम्मी रात भर मेरा हाथ पकड़ी हुई थी मेरे सोते टाइम। मैं रात भर चीखती थी, बहुत चीखी। बार बार रोने लगती थी मैं नींद में ही, जब आँख खुले तब। और मेरी मम्मी रात भर मेरा ख्याल कर रही थी। वो सो नहीं पाई, उन्हें चैन की नींद नहीं आई। और मुझे जब सुबह में किसी तरीके से नींद लगी तो मुझे किसी ने भी नहीं उठाया, ना मुझसे किसी ने कोई सवाल किया, ना मुझे कुछ ऊट पटांग किसी ने कहा। मुझे समझिए एक नया जीवन दिया है मेरे पेरेंट्स ने, फिर से पहला जीवन भी उन्हीं ने दिया था, और इस बार भी फाइनली मैंने डिसाइड किया, दुनिया चाहे कितना भी बुरा बोल ले, मुझ पे कितने भी आरोप लगा ले, मुझे कितना भी गलत बोल ले, कितना भी मुझे बेकार कह ले, मुझे पर अब रुकना नहीं है।
ये टाइम लगाना एक दिन रंग लाएगा, जो होली के रंगों से कई ज़्यादा रंगीन होगा। बहुत। मेरे पेरेंट्स ने मुझे लकी बनाया है, अब मेरी बारी है उन्हें लकी मम्मी पापा बनाने की, ना कि अपने दुख में रमे रहने की। सो आई एम रेडी टू फाइट बैक अगेन। आर यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि अगर मेरे जैसे कोई और भी बच्चे हैं जिनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, ऑफ कोर्स मेरी प्रॉब्लम से भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस की होंगी, शायद मेरी प्रॉब्लम्स उनके प्रॉब्लम्स के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो हार मानने जा भी रहे हैं तो प्लीज़ एक बार मेरी इस स्टोरी को सुनिएगा। मैं चाहूँगी कि आप अपने अंदर के उस बच्चे को पहचाने जो असल में सक्सीड होने के लिए पागल हुआ जा रहा है। तो अपने सक्सेस को मत छोड़िए, जितना आप उसके लिए भागेंगे उतना ही वो आपके नज़दीक आते जाएगा। वो कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं है, बस आपका रास्ता लंबा होते जा रहा है। तो उस रास्ते को कवर कीजिए, दौड़ते रहिए और सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। वेल इस ईयर तो मैं BMS ज्वाइन करने की सोच रही हूँ एंड मे बी मुझे कॉलेज मिल भी जाए, बट मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू करूँगी। एंड मेरा ड्रॉप ईयर को स्कोर जो है वो कुछ इस तरीके से था। फर्स्ट ड्रॉप में मुझे 245 मार्क्स अप्रॉक्स आए थे एंड 380 मार्क्स थर्ड ड्रॉप में थे, सॉरी सेकंड ड्रॉप में। थर्ड ड्रॉप में 530 मार्क्स आए थे LN जाने के बाद। उसके बाद फिर नेक्स्ट ड्रॉप में 550 आए थे एंड रीसेंट का स्कोर मेरा 575 है। थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।